गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैं यही छोड़ कर गया था तुम्हें, और ये सिखाया था कि किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट को बोलते हैं प्रोजेक्शन। इस वेक्टर का बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन कितना, बी कॉस थीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए के अलोंग कितना है, बी कॉस थीटा। अब थीटा अपने को नहीं पता होता तो इसी रिजल्ट को मैनिपुलेट करते हैं, ए बी कॉस थीटा अपॉन ए। इस क्वांटिटी को मैं बोल सकता हूं ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। दोनों वेक्टर आई जे के में दिए रहेंगे तो दोनों का डॉट लिख सकते हैं और ए का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग जो आया है उसका मैग्नीट्यूड इतना है, ये मैग्नीट्यूड है क्योंकि ये स्केलर है और ये तो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये नंबर मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ये मैंने क्या फाइंड किया है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए इक्वल टू, रिजल्ट फाइंड किया। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है। मैंने लास्ट क्लास में ये बताया भी था, कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्शन के साथ पूछता है, मैग्नीट्यूड तो पूछता है, डायरेक्शन के साथ पूछता है। तो डायरेक्शन में कैसे लिखूं, मैग्नीट्यूड तो इतना है जो कि बी कॉस थीटा है, डायरेक्शन दिख रहा है इस बी कॉस थीटा का डायरेक्शन, बी कॉस थीटा बोलो या ये बोलो, इसका डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग है। देख लो इसका डायरेक्शन या इसका डायरेक्शन किधर है, ए के अलोंग। तो अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो यही लिखेंगे, अगर डायरेक्शन के साथ पूछे तो मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख दिया। अब यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन करके मैं डायरेक्शन लिख दूंगा। कैसे, इसका डायरेक्शन अपने को पता है कि ए के अलोंग है, तो मैं ए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लगा देता हूं। देख लो, मैं ए डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लगा दिया तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि जो भी ये मैग्नीट्यूड है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो डायरेक्शन बनाने के लिए इसको मैंने, इसका डायरेक्शन ए की तरफ था तो ए की तरफ मैं यूनिट वेक्टर ले लिया। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे तो ये और डायरेक्शन पूछे तो ऐसे। अब इसको मैं एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं क्योंकि इसका वैल्यू मुझे लिखना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूं, ए यूनिट वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, सिखाया हूं, याद करो। जिसके तरफ यूनिट वेक्टर लिखना हो वो वेक्टर लिख दो और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इसके बदले में अगले स्टेप में मैं इसी को रब कर देता हूं। इसके बदले अगले स्टेप में मैं कैसे लिख सकता हूं, वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए इंटू ए स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा ए डॉट बी, ये तो नंबर मिलेगा अपने को। और वेक्टर ए, जो वेक्टर ए है वो एज इट इज लिख दो, वेक्टर ए, और यहां पर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहां पर ए डॉट बी। तो डायरेक्शन के साथ पूछे तो इस तरह से लिखेंगे। तो मैंने अब तुम्हें क्या सिखा दिया कि किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना हो तो वो मैग्नीट्यूड के टर्म में भी सिर्फ पूछ सकता है और डायरेक्शन के साथ भी पूछ सकता है। मैग्नीट्यूड के साथ पहले सिखाया और अभी मैंने डायरेक्शन के साथ भी लिख कर दिखा दिया।
तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन लिखेंगे। अभी तक मैंने डॉट में क्या क्या सिखाया। सबसे पहले तो ये सिखाया कि दो वेक्टर का डॉट कैसे फाइंड करते हैं। आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करके, जे के कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करके, के कोफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करके ये डॉट बनेगा। अब अपने को पूछ दे दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो डॉट फॉर्मूला यूज करके दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर का डॉट फाइंड कर सकते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं और प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और भी तरीके के टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेनली ये क्वेश्चंस हैं जो डॉट से तुम्हें पूछे जा सकते हैं। तो डॉट से मेनली एक तो दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए पूछ सकता है या फिर प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। तो कैसे करना है तुम्हें ये क्लियर है। अब मैं एक सिंपल सा इसी से मैं एक क्वेश्चन करता हूं और जिसमें मैं प्रोजेक्शन भी सिखा दूंगा और एंगल भी फाइंड करने के लिए मैं सिखा दूंगा। सपोज ऐसे रहे वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। यहां से तुमसे पूछ दे कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो दोनों के बीच का एंगल तुम्हें फाइंड करना है। तो याद करो दो वेक्टर के बीच का एंगल फार्मूला से फाइंड करते थे। कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू ये फार्मूला। अब डॉट तो तुम्हें करने आता है। डॉट में आई के कोफिशिएंट को वाई के साथ 1 इंटू 1 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। इसका ए का मैग्नीट्यूड कितना? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया। अब यहां से 1 माइनस 2 और यहां से कितना आ गया? -1। तो -1 प्लस 1 कैंसिल, यहां से -2 -2 अपॉन यहां से कितना होगा? √3 और ये कितना बनेगा? 4 5 6 √6। तो cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं -2 बाई √18। इसको और अरेंज कर सकते हैं हम -2 अपॉन 3√2 और लिख सकते हैं -√2 अपॉन 3 cos थीटा। कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो मैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -√2/3
इस तरह से लिख सकता हूं। याद करो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थीटा इस फॉर्मेट में माइनस फॉर्मेट में ना दे, एंगल को प्लस फॉर्मेट में करे। तो इसको प्लस फॉर्मेट में मैं कैसे बनाऊंगा? याद करो माइनस को मैं इधर ले आऊंगा, फिर उसको कॉस माइनस कॉस थीटा को कॉस 180 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। तो मैं माइनस में ना लिख करके मैं इसको प्लस बना करके लिखना चाहता हूं थीटा। तो कैसे लिखता? आंसर वही है लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट में लिख रहा हूं मैं। तो मैं इस आंसर को और कैसे लिख सकता हूं? यहां से देखो तो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2/3। अब मैं लिख सकता हूं कॉस 180 माइनस थीटा यहां, और यहां पर √2/3। 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स √2/3। अब मैं यहां से थीटा इक्वल टू 180 माइनस कॉस इनवर्स √2/3। कॉस इनवर्स थीटा को ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि ऑप्शंस कैसे। ऑप्शन ऐसे है तो इस फॉर्मेट से जाएंगे, ऑप्शन ऐसे रहे तो इस फॉर्मेट से जाएंगे। तो मैंने क्या सिखाया? दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। इसी क्वेश्चन के लिए तुमसे यह पूछ सकता है कि बताओ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी के एलोंग कितना होगा। क्वेश्चन तो मैं भूल गया, इसलिए मैं कोशिश करता हूं वही क्वेश्चन लिखूं, नहीं तो तुम इसे फ्रेश क्वेश्चन समझना। नया क्वेश्चन भी समझ सकते हो क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। i प्लस जे माइनस के, और मैं लिख देता हूं b इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के। वेक्टर चेंज भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर मैं नया क्वेश्चन समझ लो इसको। दो वेक्टर गिवन है तुम्हें, तुमसे पूछ दे कि b का प्रोजेक्शन ए के अलोंग बताओ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है या डायरेक्शन के साथ पूछ रहा है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, डायरेक्शन के साथ पूछेगा तो डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो मैं दोनों फाइंड करके दिखाता हूं। क्या पूछ रहा था? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। तो मैं ए ऐसे बना देता हूं और बी ऐसे बना देता हूं। फार्मूला तो मुझे याद नहीं है तो डेराइव भी करना पड़ेगा फाइनली। अगर रट करके याद है तो अच्छी बात है, रट करके तो अपने को पता है क्या होता है। जिसका जिसके अलाउ निकालना है दोनों का डॉट कर दो, और जिसके अलाउ निकालना है उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये मैंने बताया था। नहीं याद हो तो डिराइव करेंगे। तो ये बी कॉस थीटा डिराइव कर लेता हूं, बी कॉस थीटा, और मैं इसको ए बी कॉस थीटा अपॉन ए डॉट बी अपॉन ए इस तरह से डिराइव भी कर लिया। याद है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखो तो यहां से ए डॉट बी कितना आएगा? 1 2 माइनस 1 1 1 इंटू 1 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 1। ए का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि √3।
ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए का मैग्नीट्यूड इतना आया, मैग्नीट्यूड वाइज तो इतना आया। डायरेक्शन के साथ पूछे तो किसके एलोंग था, ए के एलोंग। अगर मुझे डायरेक्शन के साथ पूछे तो मैं क्या करता, वेक्टर ए के एलोंग पूछ रहा था, ए की तरफ यूनिट वेक्टर लगा दिया, ए की तरफ यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, 2/√3। ए की तरफ यूनिट वेक्टर कितना, वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड अभी √3 लिखा था, √3 इंटू √3 3 2। ए वेक्टर कितना, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये देख लो, डायरेक्शन के साथ बी का प्रोजेक्शन ए के अलाउ लिखा और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा था, तो यही रिजल्ट आया था। बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान रखना है कि करना क्या है अपने को। कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोजेक्शन सीख लिया। डॉट से एक टाइप का और क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही कॉमन है। कैसा क्वेश्चन आता है, पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। ए डॉट बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बी कॉस थीटा। अब ध्यान देना, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0। cos 90 0, मतलब a डॉट बी 0। तो a डॉट बी 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट 0 होता है। इसको उल्टा करके बोलते हैं, अगर दो वेक्टर का डॉट 0 है, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट 0, और अगर डॉट 0 यानी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन फ्रीक्वेंट सॉल्व करेंगे। मैं दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे रहेंगे। सबसे इजी क्वेश्चन, a इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर b इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तुमसे पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स किसके लिए, फॉर विच वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। फॉर विच वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। दोनों परपेंडिकुलर है, इसके लिए x का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट तो 0 होना चाहिए ना। दोनों परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट 0। परपेंडिकुलर इसलिए डॉट 0, और डॉट करूंगा तो कितना आएगा, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस, मैं ऊपर करके लिख देता हूं, 1 इंटू एक्स प्लस
1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -1 इक्वल टू 0। यहां से x कितना होगा, x प्लस 2 और यहां से 2 4 0 x इक्वल टू -4। तो यहां पर x का वैल्यू -4 होगा। इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है, और भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि करना क्या है अपने को। क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो किसी तरह से घुमा देगा। बस अपने को समझना है कि करना क्या है। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा बहुत कॉमन आता है, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दे देगा I प्लस J प्लस 2K वेक्टर A is perpendicular टू वेक्टर 4 ऑप्शन दे देगा तुम्हें। चार ऑप्शन कैसे देगा, I प्लस 2J प्लस 2K -Y -J प्लस 3K 4I प्लस 2J -4K। थ्री आई प्लस 2J -5J -4K। ये वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, 4 ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4। तुम वीडियो पॉज करके सोच भी सकते हो। पहले वीडियो पॉज करना, फिर आंसर सोचने की कोशिश करना। मैं सिखा रहा हूँ कैसे सोचते हैं। ये वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, तो अभी मैंने सिखाया था कि जिसके भी परपेंडिकुलर होगा उससे डॉट 0 होना चाहिए। इसके परपेंडिकुलर होगा तो इसके साथ डॉट 0, इसके परपेंडिकुलर होगा तो इसके साथ डॉट 0, इसके साथ परपेंडिकुलर तो इसके साथ डॉट 0, इसके परपेंडिकुलर है ये तो इसका डॉट 0। तो तुम बारी बारी से चेक करो कि किसका डॉट 0 है। डॉट चेक करना बहुत आसान है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 0 नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं है। 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 3 6, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 2, 4 इंटू 2 इंटू -4 -8, ये भी 0 नहीं है, यानी ये भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू -4 -8, +8 -8 0, ये परपेंडिकुलर होगा। तो बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट अपने को सिर्फ आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि परपेंडिकुलर तो डॉट 0, डॉट है 0 तो परपेंडिकुलर। वही तो मैंने सोचा यहाँ।
तो इस तरह से हम लोग दो वेक्टर का परपेंडिकुलर का कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि दो वेक्टर पैरेलल है, इसके लिए कंडीशन क्या होगा। तो इसका मैं कंडीशन लिख के दिखाता हूं कि दो वेक्टर पैरेलल हो, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन फॉर विच टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कंडीशन है? लेट वेक्टर a इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk। उसी तरह से वेक्टर b इक्वल टू bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bzk कैप। If vector a and b are parallel to each other, अगर पैरेलल एक दूसरे के, तो i के कोफिशिएंट का रेशियो, j के कोफिशिएंट का रेशियो, k के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। ax अपॉन bx इक्वल टू ay अपॉन by इक्वल टू az अपॉन bz। ये कंडीशन है दो वेक्टर पैरेलल हो इसके लिए। तो दो वेक्टर का पैरेलल का कंडीशन इस तरह से, मान लो आपको क्वेश्चन दे दे, ये वैल्यू दे दे, ये वैल्यू दे दे, ये वैल्यू दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये नहीं दे, अब पूछे किसका वैल्यू बताओ अगर a और b पैरेलल में है। तो कंडीशन सेट कर लो, कंडीशन सेट करके इसका वैल्यू फाइंड कर लो। तो इस तरह से हम लोग पैरेलल का कंडीशन और परपेंडिकुलर का कंडीशन भी सीख गए कि दो वेक्टर पैरेलल कब होता है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है। तो आज हमने डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वो सभी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो मेरी तरफ से डॉट प्रोडक्ट आज खत्म। अब मल्टीप्लिकेशन का दूसरा केस, क्योंकि मैंने बताया था दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक डॉट और दूसरा क्रॉस। तो अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली ज्यादा टफ है, बल्कि कहो कि क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से बहुत ही ज्यादा टफ है। वो इसलिए ज्यादा टफ है क्योंकि क्रॉस में डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाता है और सोचना भी थोड़ा ज्यादा अच्छे से पड़ता है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन से तुम बहुत अगर सोचोगे कि आराम से मैं सीख लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, तभी तुम क्रॉस प्रोडक्ट सीख पाओगे। और क्रॉस प्रोडक्ट देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 90% बच्चे क्रॉस में कंफ्यूज रहते हैं। क्रॉस सभी को समझ में नहीं आता अच्छे से, तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना तुम। मैं बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करता हूं हमेशा, और तुम्हें भी करूंगा, लेकिन बहुत ही केयरफुल होकर के क्रॉस सीखना। अब क्रॉस सिखाने से पहले मैं पहले तुम्हें एक जनरल विजुअलाइजेशन दिखाना चाहता हूं। तुम में से बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन भी होता होगा। ये प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल एक है। क्या प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है? सभी को यह स्क्रू जानते होंगे। स्क्रू को हम लोग जो कसते हैं, टाइट करते हैं,
या फिर उसको अनटाई करते हैं, खोलते हैं। तो कैसे खोलते हैं, लगाते हैं। जब हम लोग स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो स्क्रू अंदर जाता है। क्लॉकवाइज घुमाने से, क्लॉकवाइज घुमाने से स्क्रू अंदर जाता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से स्क्रू बाहर आता है। एंटी क्लॉकवाइज से स्क्रू बाहर आता है, क्लॉकवाइज से अंदर जाता है। अब मैं तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट सिखाता हूं, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी लिखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे देखते हैं? दो वेक्टर इमेजिन करो तुम, दो वेक्टर मैंने इमेजिन किया, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर। ये दो वेक्टर तुम जैसे भी ले लो, किसी न किसी प्लेन में ही होंगे। देखो तो ये दोनों वेक्टर वर्टिकल प्लेन में, देख लो वर्टिकल प्लेन में है। ये दोनों वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये दोनों वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये दोनों वेक्टर इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन पर। देख लो तो दो वेक्टर हमेशा किसी न किसी प्लेन में होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, किसी न किसी प्लेन में दो वेक्टर होगा। सपोज करो कि दो वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसी प्लेन में है, देख लो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इनका क्रॉस का डायरेक्शन, क्रॉस का डायरेक्शन क्या होगा? दोनों का जो क्रॉस होगा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं आगे सिखाऊंगा। क्रॉस का डायरेक्शन होता है, डॉट का डायरेक्शन याद करो नहीं होता था। जो क्रॉस करेंगे तो एक नया वेक्टर अपने को मिलेगा, उस नए वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? जिस प्लेन में दोनों वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो तुम यहां से, अभी मैं बोलूं कि ये दोनों वेक्टर है मेरे पास दोनों, तो इनका क्रॉस का डायरेक्शन तुम एक रफ आइडिया बता सकते हो कि वर्टिकली अपवर्ड होगा या वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर या तो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो इतना तो तुम्हें पता चल गया, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अगर मैं बोलूंगा कि ए और बी मेरा ये है, तो तुम ये बोल सकते हो कि क्रॉस का डायरेक्शन या तो ये होगा या ये होगा। अब मैं आगे सिखा रहा हूं क्रॉस को कैसे देखते हैं। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, then their cross product is represented as A cross B, vector A cross B। दोनों के क्रॉस को इस तरह से दिखाते हैं, और यह याद करो डॉट एक स्केलर होता था, क्रॉस एक वेक्टर होगा। इट इज कहने का मतलब ए क्रॉस बी, इट इज ए वेक्टर
फिजिकल क्वांटिटी having magnitude AB sin थीटा, डॉट में AB cos थीटा, क्रॉस में AB sin थीटा, where थीटा is angle between वेक्टर A एंड वेक्टर B। फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड कितना, AB sin थीटा, एंड डायरेक्शन की तरह, इसकी वेक्टर है तो इसका कुछ डायरेक्शन होगा। ये एक वेक्टर है, इंडिविजुअल भी वेक्टर था, ये भी एक वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन किधर है। अभी मैंने बताया था जिस प्लेन में दोनों वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर, वही मैं लिखने जा रहा हूं। एंड डायरेक्टेड, मतलब इसका डायरेक्शन किधर है, एंड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर to the plane, perpendicular to the plane। कौन प्लेन, containing two vectors, तो डायरेक्शन दो है, दो डायरेक्शन बनता है, तो कैसे पहचानेंगे एग्जैक्टली डायरेक्शन, कैसे पहचानेंगे। परपेंडिकुलर तो है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स, अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। अभी मैंने स्क्रू बताया था, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड पाम रूल। एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे देखेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड पाम रूल से, यही मैं सिखाने जा रहा हूं। मैं क्या करता हूं, दो वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेता हूं, वेक्टर A और वेक्टर B। अब मैं ऐसे यहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे दिखाऊंगा, दिखा नहीं सकता, तो एक प्लेन इमेजिन कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल। इसे मैं बोल रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यही है। ये जो मैं प्लेन दिखाया हूं ये मेरा पाम समझो, हॉरिजॉन्टल प्लेन। दो वेक्टर मैं दिखा रहा हूं, वेक्टर A वेक्टर B, वेक्टर A वेक्टर B, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, वेक्टर B वेक्टर A, दोनों है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे कुछ है ये। तो A क्रॉस B या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। कैसे देखना है, पहले मैं राइट हैंड स्क्रू रूल बताता हूं। स्क्रू सिर्फ अपने को चेक करना है कि ऊपर या नीचे A क्रॉस B। तो A
वेक्टर बी वेक्टर ए से बी की तरफ, ए और बी के बीच का एंगल है स्मॉलर एंगल, ये लार्जर एंगल, ये अपने को स्मॉलर एंगल देखना होता है। ए से बी की तरफ स्क्रू को घुमाओ स्मॉलर एंगल के थ्रू, ए से बी की तरफ स्क्रू को घुमाओ। सिर्फ अपने को चेक करना है कि स्क्रू नीचे जाएगा या ऊपर, क्योंकि डायरेक्शन अपने को पता है या तो ऊपर या नीचे। मुझे स्क्रू को ऐसे घुमाना है कि या तो स्क्रू नीचे जाए या ऊपर जाए। ए से बी की तरफ स्क्रू को घुमाना है अपने को कि ये स्क्रू ऊपर जाए या नीचे। ए है बी है, ऐसे करूंगा तो स्क्रू ऊपर जाएगा, यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर। अगर मैं कहूं कि बी क्रॉस ए देखना है मुझे, बी क्रॉस ए, तो बी से ए की तरफ स्क्रू को घुमाऊंगा, बी से ए की तरफ स्क्रू को घुमाऊंगा, बी से ए की तरफ नीचे। अगर स्क्रू रूल नहीं जमता तो तुम राइट हैंड पाम रूल, ये राइट हैंड है मेरा, ये ए है ये बी है, ए की तरफ मैंने देखो तो ए की तरफ पाम को रख दिया, बी की तरफ मोड़ दिया। जो थंब का डायरेक्शन वो क्रॉस का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी की तरफ रख रहा हूं मैं और ए की तरफ मोड़ना है मुझे नीचे, बी क्रॉस ए नीचे, ए क्रॉस बी ऊपर। बहुत ध्यान से देखना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं। तो ए क्रॉस बी ऊपर है और बी क्रॉस ए नीचे है, वही मैं दिखाने जा रहा हूं। ए क्रॉस बी ऊपर, ए क्रॉस बी ये है और बी क्रॉस ए ये बी क्रॉस ए है। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी ऊपर, बी क्रॉस ए नीचे। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड देखो या बी क्रॉस ए का, लेकिन देख लो डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। यानी कि मैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को सेम नहीं कह सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है। मतलब यहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा। ए क्रॉस बी को मैं बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता। अभी मैंने क्या बोला था, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है। ए क्रॉस बी अगर एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना, ए क्रॉस बी वेक्टर है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, अभी लिखा था ए बी साइन थीटा। थीटा पहले ही बता चुका हूं, दोनों के बीच का एंगल है। अगर मुझे मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है, डायरेक्शन के साथ लिखना है क्रॉस, तो मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, लेकिन एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यूनिट वेक्टर को एन कैप से भी लिख सकते हैं, यू कैप से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मैग्नीट्यूड इतना और डायरेक्शन यू कैप लगाया। अब ये यू कैप किधर है, यूनिट वेक्टर जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। किधर है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड पाम रूल। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे और डायरेक्शन के साथ कुछ ऐसे लिखेंगे।
ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन निकलते हैं। ध्यान से देखो, अगर ये A है, ये B है, तो ये A क्रॉस B है। अब मुझे ये बताओ कि A क्रॉस B और A के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। A क्रॉस B और B के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो A क्रॉस B A के भी परपेंडिकुलर है, A क्रॉस B B के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि A क्रॉस B और A का डॉट, याद करो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट क्या होता है? 0। तो A क्रॉस B को A से मैं डॉट करूं तो 0, A क्रॉस B को B से मैं डॉट करूं तो 0, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर रहे तो उसका डॉट 0 होगा। तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, या ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां से ये कॉन्सेप्ट क्या कह सकता हूं कि A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर है जो A के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है A के और B का भी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसका इसके साथ डॉट 0, इसका इसके साथ भी डॉट 0। A क्रॉस B एक वेक्टर है जो कि A के साथ डॉट कर रहा है, तो उसका वैल्यू मिलेगा 0, क्योंकि ये दोनों, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर का डॉट 0। ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट, ये वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट 0। पहले इसको भी रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो, क्योंकि डॉट में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं वापस क्रॉस पर आ जाता हूं, फिर मैं आगे कुछ और सिखाऊंगा। तो क्रॉस कैसे था? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड मैं कितना लिख रहा था? A का मैग्नीट्यूड, जिसको सिंपली A भी लिख सकते हो, B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। दो वेक्टर के क्रॉस का मैग्नीट्यूड यही होता है। तो जैसे मैंने I डॉट J देखा था, वैसे मैं I क्रॉस I और I क्रॉस J देखना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं I क्रॉस I देखना चाहता हूं। तो I क्रॉस I का मैं मैग्नीट्यूड देखना चाहता हूं, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी हो सकता है, होगा। डायरेक्शन का मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं मैग्नीट्यूड देखता हूं। I का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का एंगल 0, साइन 0, फार्मूला से 1 इंटू 1 इंटू 0। देखो तो दो वेक्टर के क्रॉस का, I क्रॉस I का मैग्नीट्यूड 0, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो उस वेक्टर को नल वेक्टर बोलते हैं या जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक नल वेक्टर है, और इसको देखकर मैं यही नहीं, ये भी एक नल वेक्टर है, और ये भी एक नल वेक्टर है। ये तीनों नल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है।
जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो उसको नल वेक्टर बोलते हैं, और नल वेक्टर का डायरेक्शन इनडेफिनिट होता है, तुम्हें जो मन करे वो ले लो। नल वेक्टर का डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि किसी भी वेक्टर में तुम जीरो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐड करने का मतलब डायरेक्शन एक ले रहे हैं, और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब मैंने डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। जो भी ऐड का डायरेक्शन था सब्ट्रैक्शन में उसका डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दिया। तो 2 में तुम 0 प्लस करो या 2 में 0 माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ही रहेगा। इसका मतलब है कि नल वेक्टर का डायरेक्शन प्लस लो या माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसके तरफ लो या इसके अपोजिट लो नल वेक्टर का डायरेक्शन। इसीलिए बोलते हैं नल वेक्टर का डायरेक्शन इनडेफिनिट होता है। तो I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K एक नल वेक्टर है। तो डायरेक्शन कुछ भी ले लो, डायरेक्शन हम सोचेंगे नहीं कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन पर बात ही नहीं करेंगे क्योंकि जीरो वेक्टर हो गया। ये अब आ जाओ, मैं इसी के हेल्प से I क्रॉस J देखना चाहता हूं। मैं I क्रॉस J, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब ध्यान दो, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 साइन 91, यानी I क्रॉस J का मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 है। डायरेक्शन किधर, इसका मैं डायरेक्शन देखना चाहता हूं। अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, मैं डायरेक्शन के साथ लिखना चाहता हूं। ये लिखना चाहता हूं मैग्नीट्यूड तो 1 है, डायरेक्शन किधर, वही मैं समझाने जा रहा हूं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर आई, इधर यूनिट वेक्टर है आई, वाई के तरफ यूनिट वेक्टर जे, इधर आई है और इधर जे कैप है। मैं I क्रॉस J का डायरेक्शन, I और J देख लो एक्स वाई प्लेन में है, इधर J यूनिट वेक्टर है, इधर I यूनिट वेक्टर है। याद करो, पॉजिटिव x के तरफ यूनिट वेक्टर I, पॉजिटिव y के तरफ यूनिट वेक्टर J, पॉजिटिव Z की तरफ यूनिट वेक्टर K। तो I वेक्टर इधर है, J वेक्टर इधर है, दोनों एक्स वाई प्लेन में है। तो I क्रॉस J का डायरेक्शन या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, मतलब Z एक्सिस की तरफ होगा या माइनस जेड की तरफ होगा। I से J की तरफ स्क्रू को घुमाओ, I से J की तरफ स्क्रू ऐसे घुमाना कि या ऊपर जाए या नीचे, क्योंकि अपने को प्लेन पता चल चुका है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे। I क्रॉस J, I से J की तरफ घुमा रहा हूं, स्क्रू ऊपर जाएगा। तो I क्रॉस J या फिर I के तरफ रख दिया, J के तरफ पाम को पक कर दिया, थंब की तरफ गया, थंब किधर गया, Z की तरफ। यानी I क्रॉस J का डायरेक्शन किधर है, Z एक्सिस की तरफ, और Z एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या, K,
मतलब यूनिट वेक्टर जो ले रहे थे यू कैप, वो यू कैप ना लेकर के अब हम स्पेसिफिक डायरेक्शन बता सकते हैं के कैप, क्योंकि आई क्रॉस जे का डायरेक्शन किधर आया है, जेड एक्सिस की तरफ, और जेड की तरफ यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, के। तो अब मुझे यू कैप लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट डायरेक्शन पता है के की तरफ। तो मैं बोल सकता हूं आई क्रॉस जे इक्वल टू 1k, यानी कि k। तो यहां से मैं बोल सकता हूं दिस इंप्लाई आई क्रॉस जे इक्वल टू k। आई क्रॉस जे को हम लोग लिखते हैं k। वैसे ही मैं तीनों का भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये तो पता चल गया कि एक दूसरे के साथ क्रॉस करूंगा तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा, सिर्फ डायरेक्शन अपने को देखना है। एक्स वाई जेड, जे क्रॉस के, जे से के, जे और के का प्लेन कौन सा है, ये। इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर या इधर, इधर मतलब निगेटिव एक्स क्योंकि ये एक्स है, इधर मतलब पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स दोनों इसी प्लेन में है। जे क्रॉस के, जे से के की तरफ पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स, के क्रॉस जे, के से जे की तरफ, के से जे की तरफ माइनस एक्स, यानी कि जे क्रॉस के कितना होगा, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस जे माइनस आई, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस आई प्लस जे। तो यहां से मैं अब लिख सकता हूं, अपने को पता है कि एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही मिलेगा, और जे क्रॉस के का डायरेक्शन आएगा आई, तुम चेक करना। उसी तरह से के क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, डायरेक्शन आएगा जे, इसलिए मैं सिंपली जे लिख रहा हूं। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अभी तक मैंने जो क्रॉस सिखाया, इसके आगे और भी बहुत सारी बातें सीखनी है। तुम इतना बहुत अच्छे से करके रखो, क्योंकि अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत अच्छे से आज का आना चाहिए कॉन्सेप्ट, और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को रिपीट करो कंटिन्यूअस, ताकि वो कन्फ्यूज़न दूर हो। ऑफलाइन जो डायरेक्ट क्लासेस में क्लास होता है उसका एक अपना एडवांटेज है, लेकिन इस वीडियो का भी एक एडवांटेज है तुम्हारे पास, कि अगर तुम कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं समझे तो वीडियो को बार बार रिपीट करके तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो वीडियो का एक अच्छा फायदा ये भी है कि तुम वीडियो को रिपीट करके, मल्टीपल टाइम रिपीट करके तुम किसी भी कॉन्सेप्ट को परफेक्ट कर सकते हो। तो अगर कुछ बहुत अच्छे से ना भी समझ में आए तो उसको रिपीट करना। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाऊंगा।